प्रिय विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है। इससे पूर्व हमने हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति व हिंदी भाषा का इतिहास पर संक्षिप्त बातचीत की थी। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन पर परिचयात्मक चर्चा करते हुए रीतिकाल का प्रवर्तक किस कवि को माना जाए तथा रीति का अर्थ पर बातचीत करेंगे। विद्यार्थियों, कोई भी साहित्यिक प्रवृत्ति अचानक से जन्म लेकर पुष्ट या विकसित नहीं हो जाती। अर्थात किसी भी विषय का जन्म अचानक से नहीं होता, अपितु शहने शहने होता है, धीरे धीरे होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास यह विषय इतना छोटा नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। यह विषय लगभग 1000 वर्षों का इतिहास है, जिसे एक दिन में पढ़ाया या समझाया नहीं जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के लगभग 1000 वर्ष के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया है, जो इस प्रकार है। पहला, आदिकाल या वीरगाथा काल। इसका समय संवत 1050 से 1375 है। दूसरा, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। इसका समय संवत 1375 से 1700 तक का है। तीसरा है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 तक का है। चौथा है आधुनिक काल, जिसे गद्य काल भी कहा जाता है। इसका समय संवत 1900 से अब तक है। अभी जो ये अति संक्षिप्त मैंने चर्चा की थी, वो लगभग 1000 वर्ष के हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया गया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका जो समय निर्धारित किया था, उसका परिचयात्मक परिचय दिया है। आचार्य शुक्ल के बाद के साहित्य इतिहासकारों ने शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित अभी जो मैंने उपर्युक्त में मानदंडों की जिनकी चर्चा की थी, उसे स्वीकार करते हुए काल विभाजन किया है। बाबू श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ मिश्र आदि ने शुक्ल जी द्वारा किए गए काल विभाजन को ही स्वीकार किया है। नामकरण तथा काल को लेकर कतिपय विद्वानों में मतभेद अवश्य है, लेकिन रीतिकाल के संदर्भ में इन मतभेदों का विचार करना अपेक्षित है, अर्थात आवश्यक है। बच्चों, रीतिकाल का समय, जिसे उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है, 1700 से 1900 तक का माना गया है। इस युग में या इस काल में रीति प्रभावित ग्रंथों के निर्माण की प्रतियोगिता रही है। प्रतियोगिता से अभिप्राय कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा है। साहित्य, सच्चा साहित्य उसे कहा जाता है जो स्वतः स्फूर्त हो, हृदय से या आत्मा से निकले। और जिस साहित्य के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना होगी, कंपटीशन होगा, बुद्धि तत्व प्रधान होगा, वहाँ पे काव्य की जो आत्मा है, हृदय पक्ष है, वह गौण हो जाता है। भक्ति काल के अंदर भक्ति की प्रमुखता थी, और रीति काल के अंदर, जिसका कि समय 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक माना गया है, वो इसका समय है। और जहाँ तक इसका विषय क्या था, वो पूर्णतः स्पष्ट है कि इस काल का विषय प्रमुखतः श्रृंगार रहा है। भाव और रस की दृष्टि से ये काल घोर श्रृंगार का काल है। सभी कवि कम या ज़्यादा रूप से सौंदर्य वर्णन की इसी सीमा में विचार करते रहे हैं, जबकि साहित्य कभी भी काल सीमाओं में नहीं बंधता है। कला शिल्प की दृष्टि से अलंकार प्रियता, छंद प्रियता और शैली चमत्कार को इन कवियों ने विशेष महत्व दिया है। श्रृंगार और चमत्कार प्रदर्शन
ये दोनों ही इस काल की सीमाएं हैं। इन दोनों सीमाओं में सिमटकर जो रीतिकालीन साहित्य लिखा गया वह अपवाद स्वरूप ही श्रृंगारेतर विषयों की ओर मुड़ा है। ये रीतिकाल के संक्षेप में मैंने विषय और इसका काल जो 1700 से 1900 तक एक परिचयात्मक आपसे बातचीत की है। आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें रीतिकाल प्रमुख रूप से है, तो हमें रीतिकाल की जानकारी होना ज़रूरी, इसीलिए इसके ऊपर बातचीत की गई है। देखिए बच्चों, विद्वानों में बड़ा मतभेद है कि रीतिकाल का प्रवर्तक का श्रेय किसे दिया जाए। इस समस्या के समाधान से ये जानना आवश्यक है कि पहले हम ये जान लें कि प्रवर्तक किसे कहते हैं। कहने का अभिप्राय कि कौन सा कवि किसी काल विशेष का प्रवर्तक होने की क्षमता रखता है। तो प्रवर्तक का अर्थ है सीधा साधा कि किसी परंपरा या प्रवृत्ति की नींव डालने वाला। जो किसी विशेष प्रवृत्ति को चलाए वह प्रवर्तक होता है, लीडर जिसे हम कह सकते हैं। इसके साथ ही उस व्यक्ति का प्रतिभाशाली होना, गंभीर मत होना और दूसरों को अपने अनुसार चलाने की क्षमता से युक्त होना भी अनिवार्य है। उसमें प्रवर्तक के या लीडर के इन गुणों का होना आवश्यक है। किसी प्रवृत्ति को जन्म देना ही प्रवर्तक के लिए पर्याप्त नहीं है, अपितु यह आवश्यक है कि उसके द्वारा प्रवर्तित मार्ग के अनुसरण करता भी है या नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने किसी प्रवृत्ति को जन्म दे दिया, आपके पीछे उसके शिष्य भी होने चाहिए। जब तक यह नहीं होता तब तक किसी भी व्यक्ति को प्रवर्तक होने का श्रेय नहीं दिया जा सकता। रीतिकाल के प्रवर्तक कौन थे, इसके विषय के ऊपर हम बातचीत करते हैं कि किसे माना जाए। ये प्रश्न विवादास्पद है। कुछ विद्वान आचार्य केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं और कुछ आचार्य चिंतामणि को। दो कवियों को लेके चर्चा है कि केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाए या चिंतामणि को। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कहना है कि यह समय विभाग के अनुसार केशव भक्ति काल में पढ़ते हैं और गोस्वामी तुलसीदास आदि के समकालीन होने तथा रामचंद्रिका आदि ग्रंथ लिखने के कारण वे केवल रीतिवादी नहीं कहे जा सकते, परंतु उन पर पिछले काल के संस्कृत साहित्य का इतना अधिक प्रभाव पड़ा था कि अपने काल की हिंदी काव्य धारा से अलग होकर वे चमत्कारवादी कवि हो गए और हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा के आचार्य कहलाए। इससे कतिपय विद्वान यह निष्कर्ष निकालते हैं कि केशव को श्याम सुंदर दास जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। वस्तुतः यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है, कारण इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि केशव ने रीति ग्रंथों का निर्माण किया और इसमें वे आदिम आचार्य हैं, प्रथम आचार्य। यद्यपि श्याम सुंदर दास का ऐसा मानना भी निराधार है, क्योंकि केशव से पूर्व भी कई रीति ग्रंथ लिखे गए हैं। उदाहरण के लिए सूरदास का साहित्य लहरी, नंददास का रसमंजरी और कृपाराम का हित तरंगिणी व कर्णेश का कर्णाभरण। हाँ, यह बात अवश्य है कि इन ग्रंथों में काव्य शास्त्र का गंभीर व सांगोपांग अर्थात संपूर्ण विवेचन नहीं हुआ। सर्वप्रथम इस पद्धति पर रचना करने वालों में आचार्य केशव का ही नाम जाता है। रामचंद्रिका तक में यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपर्युक्त मत के विपरीत है। उनकी दृष्टि में रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशव न होकर चिंतामणि है। शुक्ल जी यह मानते हैं कि केशव ने काव्य के सभी अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया है। इसमें संदेह नहीं, काव्य रीति का सम्यक विवेचन और समावेश सर्वप्रथम आचार्य केशव ने किया। यह मानकर भी शुक्ल जी आचार्य केशव को रीतिकाल के रीति ग्रंथों के प्रवर्तक का श्रेय देने में संकोच करते हैं। वे कहते हैं कि हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला है और वह भी एक भिन्न आदर्श लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। प्रश्न है आखिरकार
शुक्ल जी की इस मान्यता का आधार क्या है? इसके उत्तर स्वरूप आचार्य शुक्ल जी का यह मत अवलोकनीय है। साहित्य की मीमांसा प्राय बढ़ते बढ़ते जिस स्थिति पर पहुंच गई थी, उस स्थिति से सामग्री न लेकर केशव ने उसकी पूर्व स्थिति से सामग्री ली थी। उन्होंने हिंदी पाठकों को काव्यांग निरूपण की उस पूर्व दिशा का परिचय कराया जो भामह और उद्भट के समय थी, उस उत्तर दिशा का नहीं जो आनंद वर्धनाचार्य, मम्मट और विश्वनाथ द्वारा विकसित हुई। पर केशव के उपरांत तत्कालीन रीति ग्रंथों की परंपरा नहीं चली। कवि प्रिया के 50 वर्ष पीछे उसी अखंड परंपरा का प्रारंभ हुआ। यह परंपरा केशव के दिखाए हुए पुराने आचार्यों भामह, उद्दट आदि के मार्ग पर न चलकर परवर्ती आचार्यों के परिष्कृत मार्ग पर चली। काव्य के स्वरूप और अंशों के संबंध में हिंदी के रीतिकार कवियों ने संस्कृत के इन परवर्ती आचार्यों का मत ग्रहण किया। हिंदी के रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। आचार्य शुक्ल का मत प्राय मान्य रहा, स्वीकार्य रहा। कतिपय विद्वान ऐसे भी हैं जो केशव को बहुमुखी प्रतिभा का धनी मानकर यह प्रमाणित करते हैं कि केशव तो रीतिकालीन सभी प्रवृत्तियों के प्रवर्तक हैं। अधिसंख्य आलोचक मानते हैं कि केशव केवल रीति परंपरा के ही प्रवर्तक नहीं ठहरते, प्रत्युत रीतिकालीन साहित्य में उपलब्ध होने वाली अन्य प्रमुख प्रवृत्तियों के भी प्रवर्तक ठहरते हैं। हम यह निसंकोच भाव से कह सकते हैं कि रीति परंपरा को सुप्रवर्तित और पूर्णतः प्रतिष्ठित करने का श्रेय केशव को ही है। अब हम रीति का अर्थ क्या है, रीति काल का नामकरण रीति के ऊपर किया गया है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। संस्कृत के आचार्य हुए वामन, उन्होंने अपने एक प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य अलंकार में रीति को ही काव्य की आत्मा कहा है। रीति एक संप्रदाय है। संस्कृत में काव्य शास्त्र के 5 संप्रदाय हैं, प्रसिद्ध है रस, अलंकार, रीति, ध्वनि और वक्रोक्ति। और रीति काल के अंदर भी रीति संप्रदाय की विशेषता रही है। वामन ने बोला है कि रीति कोई काव्य की आत्मा, रीति आत्मा काव्य से। वैसे शाब्दिक दृष्टि से रीति का अर्थ है शैली, परंपरा, प्रणाली या पद्धति। संस्कृत में रीति को विशिष्ट पद रचना माना गया है। यह विशिष्टता गुणों पर आधारित है, जैसा कि रीति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य वामन का मत है। रीति का दूसरा संबंध पद रचना से है, जो कि समास पर निर्भर है। अतः कुछ आचार्यों ने समासहीनता, स्वल्प समासता, दीर्घ समासता के रूप में रीति को देखा है। आचार्य कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है, जिसका मूल आधार कवि स्वभाव है। आचार्य विश्वनाथ ने इसे रस का उपकार करने वाली कहा है। उन्होंने इसे शैली के रूप में ग्रहण किया है, जिसका आधार वर्ण संगठन, गुण और समास है। हिंदी साहित्य में रीति शब्द का प्रयोग प्राय शैली या मार्ग के विशिष्ट रूप में किया गया है। आलोचक डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार रीति शास्त्र का तात्पर्य उस लक्षण देने वाले या सिद्धांत चर्चा करने वाले ग्रंथों से है जिनमें अलंकार, रस, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि के स्वरूप, भेद, अवयव आदि के लक्षण दिए हों। इस परिभाषा के अनुसार रीति शास्त्र के अंतर्गत सिद्धांत, रचना तथा काव्य लक्षण प्रस्तुत करने वाले सभी प्रकार के ग्रंथों को सम्मिलित किया जा सकता है। वास्तव में हिंदी में रीति शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया गया है। हिंदी साहित्य के रीति काल में इसी प्रकार के ग्रंथों की बहुलता रही है, जिसमें न केवल रीति को काव्य की आत्मा माना गया, अपितु काव्य लक्षण प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया गया है। इस दृष्टि से हिंदी का रीति साहित्य संस्कृत के रीति साहित्य से कई रूपों में भिन्न भी है और उसमें संस्कृत के रीति शास्त्र का अक्षरशः पालन भी किया गया है। सामान्यतः हिंदी में रीति का प्रयोग उन ग्रंथों के निमित्त किया गया जिनमें काव्य के विविध अंगों का उदाहरण सहित विवेचन किया गया। डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य रचना संबंधी नियमों के पालन को
रीति का नाम दिया है। उनके अनुसार रीति काव्य में वस्तु की अपेक्षा, आत्मा के उत्कर्ष की अपेक्षा शरीर के अलंकरण की प्रधानता है। कहने का अभिप्राय यह है कि पुनः मैं भक्ति काल की चर्चा करूंगी कि भक्ति काल में जहाँ भाव पक्ष प्रमुख रहा है, वहाँ रीति काल के अंदर कला पक्ष प्रमुख रहा है। काव्य की आत्मा है भाव, और डॉक्टर नगेंद्र ने भी कहा है कि आत्मा के उत्कर्ष की अपेक्षा शरीर के अलंकरण की प्रधानता है। आंतरिक की अपेक्षा बाह्य तत्व को प्रमुखता दी गई है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि वह काव्य जिसमें या जो अलंकार, गुण, रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, नायिका भेद आदि की शास्त्रीय प्रणाली के आधार पर लिखा गया है, वह रीति काव्य है। इस प्रकार के काव्य की परंपरा बहुत पुरानी रही है और संस्कृत साहित्य में इस प्रकार के साहित्य की सर्जना या रचना विपुल मात्रा में हुई है। हिंदी को यह परंपरा संस्कृत से ही प्राप्त हुई है। वह युग जिसमें इस प्रकार के ग्रंथों की बहुलता रही, साहित्य के इतिहास में रीति काल के नाम से अभिहित किया गया है, जाना जाता है। हिंदी साहित्य की इतिहास परंपरा में विगत 2000 वर्षों से रचित साहित्यिक कृतियों का विवरण सम्मिलित है। युग विशेष की परिस्थितियों ने समय समय पर तत्कालीन चिंतन धारा को प्रभावित किया और जो प्रवृत्ति प्रमुखतः सर्वमान्य रही अथवा जिसका सर्वाधिक अनुसरण हुआ, उसी के आधार पर युग विशेष का नामकरण किया गया है। युग की मुख्य प्रवृत्ति, प्रतिपाद्य विषय या निरूपण पद्धति के आधार पर ही युग विशेष को किसी नाम की संज्ञा दी गई है। तो अभी हमने रीति का अर्थ, रीति काल का प्रवर्तक किसे माना जाए और रीति काल का संक्षिप्त परिचय, इसके ऊपर बातचीत की है। अब आगे हम रीति काल का नामकरण, इसकी विशेषताएं और इसकी सामाजिक परिस्थितियों के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।